मानव मस्तिष्क जीव विज्ञान की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। यह अंग, जो आकार में एक बड़े चकोतरे के बराबर होता है और वजन में लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम के मध्य होता है, ब्रह्मांड की उन दुर्लभ भौतिक इकाइयों में से है जो स्वयं को समझने की क्षमता रखते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और प्रत्येक न्यूरॉन हजारों सिनेप्टिक कनेक्शन स्थापित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार संपूर्ण तंत्र एक विशाल न्यूरल नेटवर्क का रूप ले लेता है, जिसमें सूचनाओं का प्रवाह विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचालित होता है। मस्तिष्क की संरचना केवल जैविक नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक स्तरों पर भी गहराई से विस्तारित होती है। स्मृति, निर्णय लेने की क्षमता, भाषा, भावनाएं, रचनात्मकता, सीखने की क्षमता और भविष्य की योजना बनाने जैसी क्षमताएं इसी तंत्र की देन हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस संरचना का अध्ययन कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि मनुष्य ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, उसे कैसे व्यवस्थित करता है और कैसे उपयोग करता है। 8 ब्रेन रूल्स पुस्तक का उद्देश्य इसी दिशा में है कि मानव मस्तिष्क की वास्तविक जैविक सीमाओं और क्षमताओं को समझकर शिक्षा प्रणाली, कार्यस्थल और जीवन में सुधार किया जा सके। यह पुस्तक किसी दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक शोध पर आधारित है, जिसने न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और संज्ञानात्मक विज्ञान के दशकों के निष्कर्षों को एक साथ समाहित किया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य यह समझना है कि 1. मनुष्य कैसे सीखता है, 2. ध्यान कैसे कार्य करता है, 3. स्मृति कैसे संरक्षित होती है, 4. तनाव क्यों हानिकारक है, 5. नींद सीखने को क्यों सुधारती है, 6. व्यायाम संज्ञान को क्यों बढ़ाता है, 7. सभी मस्तिष्क एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, 8. दृश्य जानकारी सबसे प्रभावी क्यों होती है। इन 8 बिंदुओं के माध्यम से मानव संज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझना संभव होता है और साथ में यह भी ज्ञात होता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियां अक्सर इन वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत कार्य करती हैं। मानव मस्तिष्क की वैज्ञानिक नींव। इससे पहले कि हम पहले नियम में प्रवेश करें, आवश्यक है कि मस्तिष्क के कुछ अनिवार्य जैविक और संज्ञानात्मक गुणों की चर्चा की जाए। 1. मस्तिष्क ऊर्जा का अत्यधिक उपभोक्ता है। शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होने के बावजूद यह कुल उपलब्ध ऑक्सीजन और ग्लूकोज का 20% उपभोग करता है। यह अत्यधिक ऊर्जा मांग इसलिए है क्योंकि न्यूरॉन लगातार विद्युत संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। 2. मस्तिष्क प्लास्टिसिटी रखता है। इसका अर्थ यह है कि अनुभव, प्रशिक्षण और प्रयास से न्यूरोनल कनेक्शन बदलते रहते हैं। इसी के कारण सीखना संभव होता है और इसी कारण कोई 2 मस्तिष्क एक समान नहीं होते। 3. मस्तिष्क जीवित रहने के उद्देश्य से विकसित हुआ। मानव मस्तिष्क का विकास अमूर्त गणित, दार्शनिक विचारों या तकनीकी नवाचारों के लिए नहीं, बल्कि मूल रूप से जीवन रक्षा के लिए हुआ था। भोजन प्राप्त करने, सामाजिक संबंधों को समझने और खतरों का आकलन करने के लिए। ये 3 आधार मानव संज्ञान के सभी भविष्यगत नियमों के लिए आधार भूमि के रूप में कार्य करते हैं। रूल 1. व्यायाम मस्तिष्क को अधिक सक्षम बनाता है। यह पहला नियम इस अवधारणा को प्रस्तुत करता है कि मानव मस्तिष्क एक निष्क्रिय अंग नहीं, बल्कि एक सक्रिय जैविक संरचना है, जिसका सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब शरीर भी सक्रिय हो। यह कथन केवल एक सामान्य प्रेरणात्मक विचार नहीं, बल्कि कठोर वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित परिणाम है। व्यायाम और मस्तिष्क का रक्त प्रवाह। व्यायाम विशेष रूप से एरोबिक गतिविधियां जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना और तेज चलना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। इसका प्रभाव 2 स्तरों पर देखने को मिलता है। 1. ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। ऑक्सीजन मस्तिष्क के लिए पोषण की प्राथमिक इकाई है। बढ़ी हुई ऑक्सीजन मानसिक स्पष्टता, ध्यान और तर्क शक्ति को बढ़ाती है। 2. न्यूरोट्रॉफिक कारकों का स्तर बढ़ता है। व्यायाम ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का स्तर बढ़ाता है, न्यूरॉन्स को जीवित रखता है, उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और नए कनेक्शन बनाने की क्षमता उत्पन्न करता है। इन दोनों प्रभावों का प्रत्यक्ष संबंध संज्ञानात्मक प्रदर्शन से है। व्यायाम और न्यूरोजेनेसिस। कई दशकों तक यह माना जाता था कि मनुष्य जन्म के समय जितने न्यूरॉन्स लेकर आता है, जीवन भर उसी पर निर्भर रहता है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस धारणा को खारिज कर दिया।
आज यह स्थापित है कि वयस्क अवस्था में भी विशेषकर हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स उत्पन्न होते हैं। हिप्पोकैम्पस का संबंध निम्न चीजों से है: नई स्मृतियों का निर्माण, नेविगेशन और स्थानिक समझ सीखने की प्रक्रिया। न्यूरोजेनेसिस को बढ़ाने वाले कारकों में व्यायाम प्रमुख है। यह प्रभाव केवल प्रयोगशाला के पशुओं में नहीं, बल्कि मानव अध्ययनों में भी स्पष्ट देखा गया है। व्यायाम और बौद्धिक प्रदर्शन: वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित व्यायाम के बाद एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है, स्मृति मजबूत होती है, मानसिक थकान कम होती है, प्रतिक्रिया समय तेज होता है। यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रभाव केवल शारीरिक लाभ के कारण नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल लाभों के कारण है। मानव विकास और गतिशीलता: मानव पूर्वज शिकारी संग्रहकर्ता थे, जिन्हें प्रतिदिन कई किलोमीटर चलना पड़ता था। इन परिस्थितियों में मस्तिष्क को उन स्थितियों में कार्य करना पड़ा जहां शरीर सक्रिय था। इसलिए इस प्रणाली का सर्वोत्तम प्रदर्शन सक्रिय शरीर के वातावरण में मिलता है, न कि स्थिर बैठकर विचार करने में। आधुनिक जीवन इसके विपरीत है। स्कूल, कार्यालय, वाहन, स्क्रीन, सब कुछ स्थिरता को बढ़ावा देता है। इस विसंगति के कारण संज्ञानात्मक क्षमताएं वास्तविक संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाती। व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान यह भी दर्शाता है कि व्यायाम अवसाद की संभावना कम करता है, तनाव हार्मोन को कम करता है, भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता सुधारता है। यह प्रभाव मस्तिष्क के फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम पर पड़ता है, जो भावनात्मक नियमन के लिए जिम्मेदार हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग: अब यह आवश्यक है कि शिक्षा और कार्यस्थल में इस वैज्ञानिक ज्ञान का वास्तविक उपयोग किया जाए। उदाहरण: शिक्षा प्रणाली। लंबी क्लास के बजाय सक्रिय ब्रेक और खेल खड़े होकर सीखने वाले मॉड्यूल विद्यालय में, नियमित शारीरिक कार्यक्रम, कार्यस्थल वॉकिंग मीटिंग्स, स्टैंडिंग डेस्क, कार्यकाल के मध्य में शारीरिक सक्रियता, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन से पहले हल्की वॉक, सुबह के समय एरोबिक गतिविधि, सप्ताह में 150 मिनट, मध्यम व्यायाम। प्रथम नियम से निष्कर्ष: पहला नियम यह स्थापित करता है, मानव मस्तिष्क का सर्वोत्तम प्रदर्शन सक्रिय शरीर पर निर्भर है। यह शिक्षा, करियर, निर्णय निर्माण और मानसिक स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। रूल 2: मस्तिष्क का विकास जीवित रहने की दिशा में हुआ। इस नियम का सार यह है कि मानव मस्तिष्क का विकास किसी अकादमिक उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। इसका निर्माण प्राकृतिक चयन की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, ताकि यह अनिश्चित, प्रतिस्पर्धी और खतरे से भरे वातावरण में जीवित रह सके। आज हम उच्च तकनीकी सभ्यता में रहते हैं, किंतु हमारा मस्तिष्क अभी भी उन्हीं विकासवादी सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास का संज्ञानात्मक संदर्भ: यदि पृथ्वी के इतिहास को 24 घंटे की घड़ी के समान माना जाए, तो मानव सभ्यता रात के 11:59 की अंतिम कुछ सेकंड में प्रकट हुई है। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश समय मनुष्य शिकारी संग्रह करता थे। कृषि, शहर, विद्यालय, उद्योग, ये सब अत्यंत हाल की घटनाएं हैं। मस्तिष्क को परिष्कृत होने का अवसर हजारों वर्षों में मिला, पर वह आधुनिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक जंगलों के लिए अनुकूलित हुआ। इससे एक स्पष्ट बात निकलती है: हमारा मस्तिष्क उस वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त था जिसमें अप्रत्याशित खतरे मौजूद थे, संसाधन सीमित थे, सहयोग आवश्यक था, पर्यावरण तेजी से बदलता था, शारीरिक गतिविधि जीवन भर होती थी। जीवित रहने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक क्षमताएं: मानव पूर्वज ऐसे वातावरण में रहते थे जहां जीवित रहने के लिए निम्न व्यवहारिक क्षमताएं आवश्यक थीं। 1. खतरे का त्वरित आकलन: शिकारी जीवों से बचना, विषैली वस्तुओं को पहचानना और सुरक्षा वाले क्षेत्र चुनना, इन सब के लिए त्वरित निर्णय आवश्यक थे। इस प्रक्रिया में लिम्बिक सिस्टम और अमिग्डाला की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2. सामाजिक सहयोग: मनुष्य अकेले जीवित नहीं रह सकते थे। शिकार, सुरक्षा और संतान पालन सामूहिक गतिविधियां थीं। इस सामाजिक पारस्परिकता ने संचार भाषा, विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक संकेतों की समझ को उत्पन्न किया। इसी वजह से मनुष्य आज भी अत्यधिक सामाजिक प्राणी है। 3. समस्या समाधान: जंगल में भोजन प्राप्त करना, शिकारी से बचना, औजार बनाना, मौसम समझना, यह सब लगातार समस्या समाधान की मांग करता था। यही क्षमता आज वैज्ञानिक सोच, इंजीनियरिंग और रणनीति निर्माण का आधार है। 4. स्मृति और सीखना:
एक गलती से मृत्यु संभव थी, इसलिए स्मृति प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कौन सा पौधा विषैला है, कहाँ पानी मिलता है, किस मार्ग में शिकारी मिलते हैं, मानव मस्तिष्क का विश्लेषण प्लस योजना प्लस कल्पना मॉडल, अन्य जानवरों से मनुष्य को अलग करने वाली विशेषताएं हैं। एक, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहां दीर्घकालिक योजना, आत्मनियंत्रण और निर्णय लिए जाते हैं। दो, भविष्य की कल्पना। मनुष्य उन स्थितियों की कल्पना कर सकता है जो कभी घटित नहीं हुई। यह नैतिकता, कानून और सभ्यता का आधार है। तीन, जटिल भाषा क्षमता। जटिल अवधारणाओं को संप्रेषित करने में सक्षम बनाती है। ये तीन विशेषताएं किसी भी मशीन एआई या अन्य जैविक प्रजाति में इस स्तर पर नहीं पाई जाती। पर्यावरण आधारित सीखना। क्योंकि मनुष्य ने जीवित वातावरण में सीखना सीखा, इसीलिए मस्तिष्क उन स्थितियों में बेहतर सीखता है जहां संदर्भ मौजूद हो, अनुभव वास्तविक हो, भावना जुड़ी हो, शारीरिक जुड़ाव हो। विद्यार्थियों को अक्सर यह शिकायत होती है कि स्कूल में पढ़ी चीजें जीवन में उपयोग नहीं होती। इसका कारण यह नहीं कि ज्ञान मूल्यहीन है, बल्कि यह कि उसे उस रूप में प्रस्तुत किया गया जो मस्तिष्क के जैविक डिजाइन के अनुकूल नहीं है। मस्तिष्क का विकास और रचनात्मकता, प्रकृति में जीवित रहना, किसी परीक्षा का हल निकालने जैसा सीधा कार्य नहीं था। वह अत्यंत रचनात्मक था। उदाहरण, किसी शिकार की स्थिति पता करना, औजार बनाना, आवास बनाना, समूह की रणनीति बनाना। इसलिए रचनात्मकता मस्तिष्क की स्वाभाविक क्षमता है, न कि विलासिता। आधुनिक शिक्षा रचनात्मकता को कम करके केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर देती है, जो जैविक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। तनाव और जीवित रहने का मॉडल। जीवित रहने के युग में तनाव तंत्र उपयोगी था। खतरे पर कोर्टिसोल बढ़ता था। लड़ो या भागो, प्रतिक्रिया सक्रिय होती थी। ऊर्जा तंत्रिका तंत्र में केंद्रित होती थी। समस्या यह है कि आज खतरे वास्तविक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे परीक्षा, समय सीमा, ट्रैफिक। लेकिन शरीर वही तंत्र सक्रिय करता है जिससे दीर्घकालिक तनाव मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करता है। शिक्षा और कार्यस्थल में इस नियम के प्रभाव। चूंकि मस्तिष्क जीवित रहने के उद्देश्य से विकसित हुआ था, इसलिए शिक्षा का मॉडल भी जैविक होना चाहिए। निष्क्रिय सुनने की बजाय सक्रिय प्रयोग, जानकारी को वास्तविक संदर्भ से जोड़ना। समस्या आधारित शिक्षा, भावना और स्मृति के बीच संबंध पर ध्यान। सामाजिक सहयोग से सीखना। विश्व के श्रेष्ठ संस्थान आज यही मॉडल अपनाते हैं। चिकित्सा, सैन्य, व्यवसाय और खेल प्रशिक्षण सब अनुभव आधारित हैं, क्योंकि यही मस्तिष्क का वास्तविक मोड़ है। दूसरे नियम का निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव संज्ञान उस वातावरण के लिए तैयार हुआ था जहां जीवन, सहयोग और समस्या समाधान आवश्यक था। आधुनिक शिक्षा और कार्यालय इस मॉडल के विपरीत हैं, इसलिए प्रदर्शन कम होता है। इस समझ से हम अगले नियमों तक पहुंचते हैं, विशेषकर ध्यान, स्मृति, तनाव और दृश्य सीखने जैसे सिद्धांतों की ओर। रूल 3, मस्तिष्क एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान देता है। मानव समाज में एक आम भ्रम है कि मल्टीटास्किंग एक महत्वपूर्ण कौशल है। कार्यालयों में लोग कई कार्य एक साथ करना अपनी क्षमता मानते हैं। छात्र मोबाइल, संगीत, चैट और पढ़ाई एक साथ करने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वे एक ही समय पर कई विषयों पर ध्यान दें, लेकिन यह सब न्यूरोसाइंस की दृष्टि से गलत है। ध्यान की वैज्ञानिक परिभाषा, ध्यान, अटेंशन, वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क बाहरी या आंतरिक सूचनाओं के विशाल प्रवाह में से कुछ विशिष्ट तत्वों का चुनाव करता है और बाकी जानकारी को फिल्टर करता है। मस्तिष्क के ध्यान तंत्र में 3 महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। 1, अलर्टिंग सिस्टम, सतर्कता उत्पन्न करता है। 2, ओरिएंटिंग सिस्टम, ध्यान को दिशा देता है। 3, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, किन सूचनाओं पर ध्यान रहे और किन पर नहीं, यह निर्णय लेता है। यह प्रक्रिया अत्यंत चयनात्मक है, इसीलिए ध्यान किसी प्रकाश किरण जैसा है। जहां पड़ता है वहां स्पष्टता पैदा होती है और बाकी क्षेत्र अंधकार में रहते हैं। मल्टीटास्किंग का भ्रम साधारण भाषा में कहा जाए तो मस्तिष्क मल्टीटास्क नहीं करता, बल्कि बहुत तेजी से कार्यों के बीच स्विच करता है। इस स्विचिंग प्रक्रिया में 3 गंभीर परिणाम होते हैं। 1, समय की हानिकारक स्विच करने में माइक्रोसेकंड नहीं, बल्कि वास्तविक समय लगता है। निरंतर स्विचिंग अधिक समय खाती है। 2, त्रुटि दर बढ़ती है। स्विचिंग के कारण कार्यों में गलतियां बढ़ती हैं,
क्योंकि ध्यान कभी पूर्ण नहीं रहता। 3, संज्ञानात्मक ऊर्जा खर्च होती है, मस्तिष्क की ऊर्जा शक्ति सीमित है। स्विचिंग उस ऊर्जा को बेकार में खा जाती है। इसी कारण गहन कार्य, डीप वर्क, असंभव हो जाता है। ध्यान और भावनाओं का संबंध, ध्यान का तंत्र पूरी तरह तर्क संगत नहीं है, यह भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। कारण, अमिगडाला भावनात्मक संकेतों को प्राथमिकता देता है। खतरा, दर्द, आनंद या सामाजिक संकेत पहले प्रोसेस होते हैं। भावनात्मक रूप से संलग्न विषय अधिक समय स्मृति में रहते हैं। इसीलिए उबाऊ व्याख्यान भूल जाते हैं। रोचक कहानियां याद रहती हैं। दृश्य और भावनाएं अमूर्त शब्दों से अधिक प्रभावी होती हैं। इसलिए शिक्षा में भावनात्मक तत्व जोड़ना जैविक रूप से उचित है। ध्यान की अवधि, मानव ध्यान एक सतत रेखा जैसा नहीं है, यह उतार चढ़ाव वाली लहरों जैसा है। किसी व्याख्यान, क्लास या बैठक में ध्यान सामान्यतः पहले 10 मिनट अच्छा रहता है, 10 मिनट बाद अचानक गिर जाता है, फिर किसी नए उत्तेजन द्वारा वापस बढ़ाया जा सकता है। इस मॉडल को कहा जाता है 10 मिनट का नियम। यही कारण है कि प्रभावी वक्ता हर 8 से 10 मिनट में कहानी बताते हैं, उदाहरण देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, दृश्य दिखाते हैं, स्वर बदलते हैं। यह कोई कला नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस आधारित रणनीति है। ध्यान कैसे टूटता है? आधुनिक वातावरण ध्यान के सबसे बड़े शत्रु उत्पन्न करता है। 1, मोबाइल सूचनाएं। 2, सोशल मीडिया फीड। 3, संदेश ध्वनि आम। 4, ईमेल अलर्ट। 5, भीड़ अवशोर। 6, पृष्ठभूमि वार्तालाप। 7, मल्टी स्क्रीन वातावरण। प्रत्येक बार जब व्यक्ति बाधित होता है, शोध दिखाते हैं कि ध्यान पुनर्स्थापित होने में औसतन 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। इस समय को संज्ञानात्मक विज्ञान में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, यानी पिछले कार्य का अवशेष मानसिक रूप से अटका रहता है, जिससे नया कार्य प्रभावित होता है। ध्यान और स्मृति का संबंध। ध्यान स्मृति का द्वार है। यदि ध्यान कमजोर है तो जानकारी एनकोड ही नहीं होती, और जो एनकोड नहीं होती वह स्मृति नहीं बनती। इसलिए शिक्षा में पहला प्रश्न होना चाहिए, क्या विद्यार्थी सीख रहा है, न कि क्या शिक्षक पढ़ा रहा है? ध्यान और वास्तविक दुनिया। चूंकि मस्तिष्क भावनात्मक और वास्तविक संदर्भों में ध्यान देता है, इसलिए लोग कहानियां अधिक सुनते हैं, उदाहरणों को जल्दी समझते हैं। समस्या आधारित सीखना अधिक प्रभावी होता है। सामाजिक और दृश्य संकेत गहराई से संसाधित होते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ प्रशिक्षण मॉडल है। चिकित्सा में क्लिनिकल रोटेशन, सैन्य में सिमुलेशन, व्यवसाय में केस स्टडी, खेल में मैच सिचुएशन प्रैक्टिस। ये मॉडल प्राकृतिक ध्यान तंत्र की नकल करते हैं, इसलिए प्रभावी हैं। ध्यान बढ़ाने की वैज्ञानिक रणनीतियां मस्तिष्क अनुकूल वातावरण के लिए निम्न सिद्धांत व्यावहारिक हैं। 1, सिंगल टास्किंग को प्राथमिकता दें। एक समय में एक ही कार्य, समीप के सभी विघ्न हटाएं, गहन कार्य के लिए समय खंड बनाएं। 2, उल्ट्राडायन साइकिल्स के अनुसार कार्य करें। मानव ऊर्जा 90 से 120 मिनट के चक्र में चलती है। इस चक्र से बाहर कार्य क्षमता गिरती है। 3, एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग करें। सूचनाएं लिखें, अनुस्मारक बनाएं, मन को भार मुक्त करें। 4, संवेदनात्मक उत्तेजना जोड़ें। दृश्य प्लस ध्वनि प्लस भाषा बराबर ध्यान और स्मृति में वृद्धि। 5, भावनात्मक संदर्भ स्थापित करें। संदेश प्लस कहानी, जार्ज उच्च प्रभाव। तीसरे नियम से निष्कर्ष। ध्यान के नियम से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। 1, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। वास्तविकता में यह स्विचिंग है, जिसमें समय, ऊर्जा और सटीकता नष्ट होती है। 2, सीखना उबाऊ वातावरण में नहीं होता। मस्तिष्क भावनात्मक, सामाजिक और दृश्य संकेतों में सीखता है। इसलिए शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्यस्थल तभी प्रभावी होते हैं जब वे सक्रिय हों, संदर्भ आधारित हों, भावनात्मक रूप से संलग्न हों, दृश्य रूप से समर्थित हों, व्याघात मुक्त हों। अब हम यहां से अगले नियम की ओर बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि स्मृति कैसे बनती है और कैसे स्थिर होती है। रूल 4, हर मस्तिष्क अलग ढंग से जुड़ा होता है। मानव मस्तिष्क एक ऐसा जैविक तंत्र है जिसकी डिजाइन किसी फैक्ट्री ने नहीं, बल्कि प्राकृतिक चयन ने लाखों वर्षों में तैयार की है। इसीलिए उसमें एक जैसी संरचना की अपेक्षा करना जैविक दृष्टि से गलत है। ये नियम सीधे शिक्षा, प्रशिक्षण, काम, रिश्तों, टीम वर्क और समाज सभी जगह प्रभाव डालता है। आई न्यूरल आर्किटेक्चर की विशिष्टता, मस्तिष्क की संरचना में समानता केवल आधारभूत स्तर पर होती है। जैसे
सभी के पास ब्रेनस्टेम है, सभी के पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सभी के पास एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि क्षेत्र हैं। लेकिन इन क्षेत्रों के बीच के कनेक्शन, उनकी शक्ति, उनका उपयोग और उनका परिपक्वता स्तर व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। मस्तिष्क की विशिष्टता के तीन प्रमुख स्रोत हैं। ए, आनुवंशिक विविधता, डीएनए न्यूरॉन्स के विकास, रसायन स्तर, रिसेप्टर्स और प्लास्टिसिटी पर प्रभाव डालता है। यह विविधता ही कारण है कि कुछ लोग गणितीय पैटर्न जल्दी पहचानते हैं, कुछ लोग भाषाएं तेज सीखते हैं, कुछ लोग समस्या समाधान में उत्कृष्ट होते हैं, कुछ लोग संवेदनशील संगीतकार बनते हैं। यह जन्मजात क्षमता को ऐसे परिभाषित नहीं करती कि कोई सीमित हो जाए, बल्कि यह बताती है कि शुरुआत कहां से होती है। बी, अनुभव आधारित विविधता, न्यूरोप्लास्टिसिटी अनुभव को स्थायी संरचना में बदल देती है। अनुभव ही वह रास्ता है जो नेटवर्क बनाता है। उदाहरण, शतरंज खिलाड़ी में पैटर्न रिकॉग्निशन नेटवर्क गहन होते हैं। टैक्सी ड्राइवर में स्थानिक स्मृति का क्षेत्र, हिप्पोकैम्पस, बड़ा पाया गया संगीतकार में श्रवण क्षेत्र अधिक संवेदनशील होता है। बहुभाषी व्यक्ति में भाषा नेटवर्क अधिक परिपक्व होते हैं। इससे स्पष्ट है कि आप जो बार बार करते हैं वही आपका मस्तिष्क बनाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता सामाजिक वातावरण बताते हैं। कौन से ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी, कौन सा व्यवहार स्वीकार्य होगा, कौन से कौशल विकसित किए जाएंगे, किस भावना की अभिव्यक्ति सुरक्षित है। इसीलिए एक ही विषय अलग संस्कृति में अलग प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। उदाहरण के लिए, कुछ समाज विश्लेषण को प्राथमिकता देते हैं, कुछ समाज संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, कुछ समाज अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं, कुछ समाज रचनात्मकता को प्राथमिकता देते हैं। विविधता बढ़ने की शुरुआत यहीं से होती है। आई औसत मस्तिष्क, एक मिथक शिक्षा प्रणालियों और प्रशिक्षण मॉडलों में वर्षों तक यह धारणा रही कि सभी विद्यार्थी समान तरह से सीखेंगे। लेकिन तंत्रिका विज्ञान ने बताया कि अलग अलग लोग जानकारी प्रोसेस अलग करते हैं। एक ही सामग्री अलग परिणाम पैदा करती है, एक ही स्पष्टीकरण अलग समझ पैदा करता है, एक ही समय में सभी का ध्यान समान नहीं रहता। इसीलिए औसत विद्यार्थी या औसत कर्मचारी जैसे शब्द वास्तविकता से मेल नहीं खाते। 3, सीखने के वास्तविक घटक, सीखने को समझने के लिए इसे केवल गुरु बोल रहा है, शास्त्र विद्यार्थी सीख रहा है में नहीं बांटा जा सकता। विज्ञान के अनुसार सीखने में ये घटक शामिल होते हैं: न्यूरल कनेक्टिविटी, ध्यान की स्थिरता, प्रेरणा स्तर, भावना की तीव्रता, पूर्व अनुभव, दीर्घकालिक स्मृति का सक्रियण, भाषा और संदर्भ, सामाजिक संकेत, अर्थ निर्माण प्रक्रिया। दो व्यक्तियों में इन घटकों की संरचना अलग होती है, इसलिए सीखने का परिणाम अलग होता है। 4, विद्यालय प्रणाली की जैविक त्रुटि। आधुनिक विद्यालय प्रणाली औद्योगिक युग में बनी थी। उसका उद्देश्य था समय पर उपस्थित होना, निर्देश मानना, एक जैसी सामग्री ग्रहण करना, एक जैसे टेस्ट देना। यह मॉडल औद्योगिक फैक्ट्री के उत्पादन मॉडल जैसा था, मस्तिष्क आधारित मॉडल नहीं। परिणाम, कुछ बच्चे उभरते हैं, कुछ बच्चे दब जाते हैं, कुछ बच्चे धीमे होते हैं, कुछ बच्चे कक्षा के बाहर चमकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें सीखने का जैविक मार्ग अलग चाहिए। वी, कार्यालय और टीम संरचना में विविधता का महत्व। एक संगठन में अलग अलग दिमाग अलग समस्याओं को हल कर सकते हैं। उदाहरण, विश्लेषक डेटा पढ़ते हैं, रणनीतिकार निर्णय संरचनाएं बनाते हैं, संचार विशेषज्ञ विचार स्पष्ट करते हैं, डिजाइनर दृश्य भाषा बनाते हैं, प्रबंधक संसाधन संतुलित करते हैं, ऑपरेटर प्रक्रिया चलाते हैं, नवप्रवर्तनकर्ता नए विचार पैदा करते हैं। यदि नेतृत्व सभी को एक जैसा देखने का दृष्टिकोण अपनाता है तो संगठन क्षमता खो देता है। वीआई, व्यक्तित्व एक सामाजिक लेबल नहीं, एक न्यूरल प्रिंट, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता जैसी विशेषताएं जैविक हैं। ये इस बात से जुड़ी हैं कि मस्तिष्क इनपुट्स पर क्या प्रतिक्रिया देता है। कुछ मस्तिष्क अत्यधिक उत्तेजना में तेजी से थकते हैं, कुछ मस्तिष्क सामाजिक संपर्क से ऊर्जा लेते हैं, कुछ लोग भावनात्मक संकेत गहराई से पढ़ते हैं, कुछ लोग विश्लेषण में ऊर्जा खर्च करते हैं। व्यक्ति का व्यवहार उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री, कनेक्टिविटी और सामाजिक अनुभवों का संयुक्त परिणाम है। 7, इस नियम से निकलने वाला सबसे बड़ा वैज्ञानिक निष्कर्ष, मनुष्य सांचे में ढला हुआ नहीं होता,
मनुष्य अनुभवों से तराशा जाता है। इसीलिए जैविक रूप से शिक्षा, प्रशिक्षण, समाज और नेतृत्व को विविधता के अनुसार डिजाइन होना चाहिए। 8 शिक्षा, करियर और जीवन के लिए कार्यात्मक निष्कर्ष। 1 सीखने के लिए एक ही तरीका पर्याप्त नहीं, किसी विषय को कई मोड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दृश्य, भाषिक, सामाजिक, व्यावहारिक, उदाहरण आधारित। 2 सीखने की गति अलग हो सकती है। धीरा सीखना कमजोरी नहीं, गहरे नेटवर्क निर्माण का संकेत भी हो सकता है। 3 सीखना उम्र से सीमित नहीं, प्लास्टिसिटी जीवन भर सक्रिय रहती है, बस दर बदलता है। 4 प्रतिभा जन्म से तय नहीं, अनुभव, समय और दोहराव प्रतिभा बनाते हैं। 5 विविधता को मजबूती माना जाना चाहिए, यह नव प्रवर्तन और समस्या समाधान की सबसे बड़ी पूंजी है। अब रूल 4 का यह विस्तारित रूप यहीं समाप्त होता है। अगला रूल 5 स्मृति के बारे में है, जो आपको समझाएगा दिमाग चीजें याद क्यों रखता है, भूलना क्यों आवश्यक है, लंबे समय की स्मृति कैसे बनती है। रूल 5 मस्तिष्क 2 तरह से याद रखता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। मनुष्य को यह भ्रम रहता है कि याद रखना शांत बस दिमाग में भर लेना, लेकिन तंत्रिका विज्ञान कहता है याद रखना एक निर्माण प्रक्रिया है, भंडारण प्रक्रिया नहीं। मस्तिष्क में जानकारी भरी नहीं जाती, बल्कि वह जानकारी को पुनर्निर्मित करता है, बार बार, संदर्भ के अनुसार। इस नियम को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि स्मृति क्या है। स्मृति क्या है? स्मृति वह प्रणाली है जिसमें 1 जानकारी ग्रहण होती है, 2 संग्रहित होती है, 3 मांगी जाने पर निकाली जाती है। यह प्रक्रिया कभी भी फोटोकॉपी जैसी नहीं होती। मस्तिष्क याद को संशोधित, संपीड़ित और पुनर्गठित करता है। इसीलिए 2 व्यक्ति एक घटना को अलग तरीके से याद रख सकते हैं। यही कारण है कि मानव स्मृति पर भरोसा पूरी तरह नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह स्थिर नहीं है। अडाई स्मृति के 2 प्रमुख रूप मस्तिष्क स्मृति को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित करता है। ए अल्पकालिक स्मृति, यह तत्काल उपयोग के लिए होती है। उदाहरण, फोन नंबर कुछ सेकंड तक याद रहना, बातचीत के दौरान वाक्य का अर्थ पकड़ना, बोर्ड पर लिखा कॉन्सेप्ट तुरंत समझना, कोई दिशा सुनकर तुरंत चल देना। इस स्मृति की प्रमुख विशेषताएं: अवधि कुछ सेकंड से 1 से 2 मिनट, क्षमता सीमित, बार बार दोहराव के बिना गायब। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सोच को संचालन देती है। दीर्घकालिक स्मृति, यह वह स्मृति है जिसमें ज्ञान, कौशल, भाषा, भावनाएं और जीवन अनुभव जमा होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं: अवधि कई वर्ष या पूरी उम्र, क्षमता अत्यधिक, अभ्यास और भावनाओं से मजबूत। यह स्मृति स्थिर संरचना जैसी नहीं होती, यह लगातार बदलती रहती है। 3 दीर्घकालिक स्मृति के 2 प्रकार। दीर्घकालिक स्मृति 2 बड़ी श्रेणियों में बढ़ती है। 1 घोषणात्मक स्मृति, यह कौन, क्या, कब, कहां वाली जानकारी है। इसके 2 उपभाग: घटना स्मृति, जैसे स्कूल का पहला दिन; तथ्य स्मृति, जैसे दिल दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ होता है। यह स्मृति सचेत रूप से याद की जा सकती है। 2 अव्यक्त स्मृति, यह कैसे करना है वाली स्मृति है। उदाहरण, साइकिल चलाना, तैरना, जूते की लेस बांधना, कीबोर्ड पर टाइप करना, संगीत वाद्य बजाना। यह स्मृति बिना सोचे काम करती है, ऑटोमेटिक मोड में। आईवी याद कैसे बनती है? स्मृति निर्माण में 3 चरण होते हैं। स्टेप 1 इनकोडिंग। यह चरण वह क्षण है जब जानकारी दिमाग में प्रवेश करती है। यह तभी संभव है जब ध्यान मौजूद हो, दिमाग अर्थ निकाल रहा हो, संदर्भ हो, भावना जुड़ी हो। ध्यान के बिना एनकोडिंग असंभव है। इसलिए कक्षा में उपस्थित होना, शांत सीखना नहीं। असल में निर्णायक बिंदु है स्टेप 2 भंडारण। यह वह चरण है जिसमें जानकारी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन यह स्वतः नहीं होता। भंडारण के लिए बार बार सक्रियण की आवश्यकता होती है। इसके लिए मस्तिष्क सिनेप्स को मजबूत करता है। इसे लॉन्ग टर्म पोटेंटिएशन कहा जाता है। यही वास्तविक सीखना है। स्टेप 3 पुनर्प्राप्ति। यह वह चरण है जिसमें जानकारी को बाहर निकाला जाता है। परीक्षा में, काम में, दैनिक निर्णयों में, भाषा में यदि रिट्रीवल बार बार नहीं होता तो स्टोरेज कमजोर पड़ता है। रिट्रीवल शक्ति सीखने की पुष्टि। भूलना क्यों आवश्यक है? लोग भूलने को कमजोरी समझते हैं, लेकिन जैविक दृष्टि से भूलना एक लाभकारी प्रक्रिया है। मस्तिष्क हर जानकारी को नहीं रखता। यदि वह रखे तो भ्रम पैदा होगा और निर्णय असंभव हो जाएगा।
भूलने के 3 वैज्ञानिक कारण: शोर और अव्यवस्था को हटाना, गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर करना, ऊर्जा व्यय कम रखना। इसलिए मस्तिष्क महत्वपूर्ण, भावनात्मक और दोहराई गई चीजों को सुरक्षित रखता है। वीआई स्मृति का सबसे बड़ा वैज्ञानिक नियम: मस्तिष्क जानकारी को याद नहीं रखता, बल्कि उसे अर्थ के रूप में रखता है। यदि अर्थ नहीं है तो स्मृति क्षण भंगुर है। यदि अर्थ है तो स्मृति बनेगी, और यदि भावना भी है तो स्मृति अमर भी हो सकती है। उदाहरण: लोग भूगोल के नक्शे भूल जाते हैं, लेकिन बचपन की घायल चोट की घटना याद रहती है। दोस्त का जन्मदिन याद नहीं रहता, लेकिन अपमान की घटना याद रहती है। भावना स्मृति को स्थायी बनाती है। 7. शिक्षा में सबसे बड़ी त्रुटि: शिक्षा प्रणाली मान लेती है कि दोहराने से सीखना हो जाता है, लेकिन वास्तविकता सामग्री दोहराने से शॉर्ट टर्म में जाती है, रिट्रीवल से लॉन्ग टर्म में जाती है। इसीलिए रोट लर्निंग परीक्षा में टिक सकती है, लेकिन जीवन में नहीं टिकती। 8वीं, सीखने का शक्तिशाली मॉडल: वैज्ञानिक रूप से स्मृति को मजबूत करने के प्रभावी तरीके: अर्थ निर्माण अंतराल, दोहराव, निकाल कर याद करना, उदाहरण और कथाएं, भावनाओं का उपयोग, संदर्भ बदलना। जो स्कूल केवल नोट्स याद करवाते हैं, वे इन मॉडलों को नजरअंदाज करते हैं, और यहीं से सीखने की समस्या जन्म लेती है। 9. रूल 5 से निकलने वाला मुख्य निष्कर्ष: स्मृति का विज्ञान कहता है, ध्यान शो प्रवेश द्वार, अर्थ शौर्ण, निर्माण भावना, शौर्ण मजबूती पुनर्प्राप्ति, शौर्ण पुष्टि दोहराव, शौर्ण स्थायित्व। यही सीखने का वास्तविक जैविक चक्र है। अगला भाग, रूल 6 में हम यह समझेंगे कि मानव मस्तिष्क ने भाषा क्यों विकसित की, जटिल विचार कैसे परिवर्तित होते हैं, संचार, संस्कृति और ज्ञान का संबंध क्या है। रूल 6: मानव मस्तिष्क भाषा की सहायता से जटिल विचार साझा करता है। मनुष्य पृथ्वी पर अकेला ऐसा जीव है जिसकी संचार प्रणाली असीमित विचार, भावनाएं, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और कानून तक का निर्माण करती है। यह क्षमता भाषा की है। यहां भाषा का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि विचार को व्यवस्था में बदलने की क्षमता है। भाषा मस्तिष्क की संज्ञानात्मक तकनीक। जीव जंतु भी ध्वनि निकालते हैं, संकेत देते हैं और संवाद करते हैं, लेकिन यह संवाद तत्काल, सीमित, संदर्भ आधारित, भविष्यहीन होता है। मनुष्य का संवाद इससे अधिक है, वह अमूर्त है। भाषा हमें यह करने देती है, जो मौजूद नहीं है उसे कल्पना करना, भविष्य की योजना बनाना, अतीत का विश्लेषण करना, जटिल निर्देश साझा करना, सामाजिक संरचना बनाना, संस्कृति हस्तांतरित करना। इस क्षमता के बिना विज्ञान, इंजीनियरिंग, धर्म, कला, गणित, राज्य और शिक्षा असंभव थे। मस्तिष्क भाषा कैसे प्रोसेस करता है? भाषा एक न्यूरल प्रक्रिया है जिसमें कई क्षेत्रों का सहयोग होता है। 1. वैरणिक क्षेत्र। यह क्षेत्र भाषा को समझता है। आप शब्दों का अर्थ, वाक्य का संदर्भ और विचार का उद्देश्य यहां पकड़ते हैं। 2. ब्रॉ का क्षेत्र। यह भाषा को उत्पन्न करता है। यहीं से वाक्य रचना, व्याकरण और वाक्य प्रवाह संचालित होता है। 3. ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ध्वनि के संकेत को विद्युत संकेत में बदलता है ताकि मस्तिष्क उसे अर्थ दे सके। 4. मोटर कॉर्टेक्स बोलने के लिए आवश्यक जटिल मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जीभ, जबड़े, चेहरे, गला आदि। 5. लिम्बिक सिस्टम भावनाओं को भाषा से जोड़ता है, जिससे शब्द प्रभावी होते हैं। यही कारण है कि अपमान चोट जैसा लगता है, प्रशंसा सुख देती है, कविता प्रभाव छोड़ती है, भाषण प्रेरित करता है। भाषा सिर्फ तर्क नहीं, भावना भी है। 3. मनुष्य भाषा सीखता नहीं, अवशोषित करता है। मानव मस्तिष्क को भाषा के लिए किसी मैनुअल की जरूरत नहीं। एक बच्चा बिना व्याकरण पढ़े, बिना शब्दकोश देखे, बिना औपचारिक प्रशिक्षण के भाषा सोखता है। इस क्षमता को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, एक जैविक तंत्र। इसीलिए 3 से 4 वर्ष का बच्चा व्याकरणिक वाक्य बोल सकता है, 5 वर्ष का बच्चा सामाजिक संदर्भ समझ सकता है, 7 से 8 वर्ष का बच्चा अमूर्त अर्थ पकड़ सकता है। कोई प्रशिक्षण नहीं, सिर्फ सामाजिक चार। भाषा और विचार एक दूसरे को आकार देते हैं। भाषा हमें केवल बताने में मदद नहीं करती, बल्कि सोचने में भी। उदाहरण: बिना भाषा के निर्णय धुंधले होते हैं, शब्द विचारों को संरचित करते हैं, वाक्य भविष्य बनाते हैं, उपमा और रूपक ज्ञान को स्थानांतरित करते हैं। इसीलिए अलग भाषा बोलने वाले समूह
कभी कभी दुनिया को अलग देखते हैं, क्योंकि भाषा वास्तविकता की खिड़की है। वी सुनना। असली संचार का 50% इस नियम की एक बड़ी सच्चाई है। मनुष्य बोलने में तेज है लेकिन सुनने में कमजोर है। मस्तिष्क 400 से 450 शब्द प्रति मिनट तक प्रोसेस कर सकता है, लेकिन मनुष्य 150 से 160 शब्द प्रति मिनट बोलता है। इस अंतर में दिमाग अतिरिक्त जानकारी सोचता है, अर्थ जोड़ता है, अनुमान बनाता है, गलत व्याख्या पैदा करता है। यही गलत फहमियों की जड़ है। 6. शिक्षा में भाषा का उपयोग क्यों विफल होता है? कक्षा और प्रशिक्षण में शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं। यह प्रक्रिया एक दिशात्मक होती है, लेकिन विज्ञान कहता है भाषा द्विपक्षीय होने पर सीखने को अधिक प्रभाव देती है। प्रश्न रिट्रीवल सक्रिय करते हैं, संवाद संदर्भ देता है, उदाहरण अर्थ बनाते हैं, कहानी भावना जोड़ती है। इन तत्वों के बिना सीखना सतही होता है। 7. कथा स्टोरी का न्यूरोनल प्रभाव। जब आप किसी को तथ्य बताते हैं, मस्तिष्क सीमित क्षेत्रों में सक्रिय होता है, लेकिन जब आप कहानी बताते हैं तो सक्रिय होता है। भावनात्मक केंद्र, दृश्य केंद्र, भाषा केंद्र, स्मृति केंद्र, सहानुभूति केंद्र। इसीलिए समाचार भूल जाते हैं लेकिन कहानियां याद रहती हैं। तर्क फीका पड़ जाता है लेकिन उदाहरण प्रभाव छोड़ते हैं। कहानी स्मृति की जैविक मित्र है। 8. रूल 6 का जैविक निष्कर्ष। मानव मस्तिष्क भाषा को समझने में सक्षम, भाषा को उत्पन्न करने में सक्षम, भाषा से विचारों को संरचना देने में सक्षम, भाषा से ज्ञान को हस्तांतरित करने में सक्षम। इसीलिए मानव सभ्यता बनी। 9. शिक्षा, करियर और जीवन के लिए व्यावहारिक निष्कर्ष। बोलने से पहले सोचना, जाक्ष स्पष्टता, सुनना, साक्ष सही व्याख्या, कहानियां, श्याणियां दीर्घकालिक स्मृति, उदाहरण, श्यान अर्थ संवाद, श्यान सीखना, भावना, श्यानरा प्रभाव शब्द, श्यानरा शक्ति। भाषा एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना नेतृत्व, टीम वर्क, सहयोग, संस्कृति, परिवार और समाज असंभव है। अब हम अगले भाग रूल 7 की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे दृश्य जानकारी मस्तिष्क पर क्यों हावी होती है, चित्र और वीडियो शब्दों की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों है, मार्केटिंग, शिक्षा और मनोरंजन में विजुअल्स की क्या भूमिका है। रूल 7 सिस्टम सबसे शक्तिशाली सूचना प्रोसेसिंग सिस्टम है। मानव मस्तिष्क में 5 इंद्रियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक प्रभुत्व दृष्टि का है। मानव ने शिकार, यात्रा उपकरण, कला और सभ्यता की नींव दृष्टि की मदद से रखी। इस नियम का सार सरल है। यदि सूचना दृश्य रूप में दी जाए तो दिमाग उसे कई गुना बेहतर प्रोसेस करता है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। आई मस्तिष्क दृश्य सूचना को क्यों प्राथमिकता देता है? दृष्टि हमारा सबसे बड़ा डेटा इनपुट चैनल है। आंखें हर सेकंड लाखों बिट्स डेटा भेजती हैं। दृश्य डेटा का प्रोसेसिंग दिमाग में अत्यंत जटिल है। इस प्रक्रिया में कई क्षेत्रों का योगदान होता है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दृष्टि प्रणाली केवल देखने के लिए नहीं बनी, बल्कि व्याख्या, अनुमान, निर्णय, आगामी खतरे का अनुमान और स्थानिक नेविगेशन के लिए बनी। यही कारण है कि आदिम मानव के लिए यह जीवित रहने का मुख्य साधन था। आई दृश्य कॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग क्षेत्र। मानव मस्तिष्क का विशाल हिस्सा दृश्य जानकारी को प्रोसेस करने में लगा रहता है। यह मात्रा शब्दों या ध्वनि से कई गुना अधिक है। विजुअल कॉर्टेक्स का काम आकार पहचानना, रंग पहचानना, दूरी का अनुमान, गति का विश्लेषण, चेहरे पहचानना। दिमाग दृश्य को मात्र चित्र की तरह नहीं देखता, वह इसे अर्थपूर्ण मॉडल में बदलता है। 3. दृश्य बनाम शब्द। मानव मस्तिष्क में शब्द एक देर से विकसित कौशल है। लेखन प्रणाली लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, जबकि विजन प्रणाली लाखों वर्ष पुरानी। इसलिए शब्दों को दिमाग डिकोड करता है, दृश्य को दिमाग सीधे समझता है। यहां सबसे आकर्षक तथ्य, दिमाग शब्द को चित्र में बदलकर समझता है। यदि लिखा हो सेब, दिमाग पहले एक एप्पल का चित्र बनाता है। अर्थ शब्द नहीं, चित्र से निकलता है। आईवी दृश्य स्मृति अधिक शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इसमें 3 चीजें एक साथ सक्रिय होती हैं। स्थान, आकार, अर्थ। इसे पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहा जाता है। चित्र शब्दों की तुलना में अधिक समय तक याद रहते हैं। उदाहरण, मानचित्र शब्दों से बेहतर याद रहते हैं। चेहरे नामों से बेहतर याद रहते हैं। लोगो कंपनी टेक्स्ट से बेहतर याद रहते हैं। सड़क चिन्ह लिखावट से बेहतर समझ आते हैं। मस्तिष्क दृश्य को संपीड़ित नहीं करता है, वो मॉडल बनाता है। वी भाषा और दृश्य संयोजन का प्रभाव। दिमाग का एक नियम है,
यदि कोई सूचना दृश्य भाषा दोनों रूप में मिले तो सीखना तेज होता है, क्योंकि दृश्य कॉन्टेक्स्ट देता है और भाषा अर्थ देती है। इसका उपयोग शिक्षा में, विज्ञान में, मार्केटिंग में, फिल्म और वेब मीडिया में यही कारण है कि बच्चों की किताबों में चित्र होते हैं। यही कारण है कि शिक्षक बोर्ड पर लिखते हैं। यही कारण है कि यूट्यूब रील्स और विजुअल प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़े। वीआई चेहरे पहचानने की जैविक क्षमता मानव मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र है। चेहरों को पहचानता है, भावनाएं पकड़ता है, सूक्ष्म परिवर्तन पकड़ता है, सामाजिक संकेत पढ़ता है। इसीलिए हम भावनाओं को चेहरे से समझते हैं। हम भीड़ में परिचित चेहरा खोज सकते हैं। हम 1000 से अधिक चेहरे पहचान सकते हैं। यह भाषा से पहले का कौशल है सामाजिक जीवित रहने के लिए। 7 दृश्य और भावनाएं। लिम्बिक सिस्टम का संबंध चित्र केवल दिखते नहीं, वे महसूस भी होते हैं। उदाहरण, किसी दुर्घटना की तस्वीर झटके से भावनाएं जगाती है। किसी प्रियजन की तस्वीर स्मृति सक्रिय करती है। प्राकृतिक दृश्य शांति पैदा करता है। गहरे रंग मनोदशा प्रभावित करते हैं। दिमाग दृश्य संकेतों को एमिगडाला में भेजता है, जहां भावनात्मक व्याख्या होती है। यही कारण फिल्मों में दृश्य भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। विज्ञापनों में रंग और चेहरे। 8 मार्केटिंग, ब्रांडिंग और विजुअल्स सूचना नहीं, धारणा बनाते हैं। कंपनियां इस विज्ञान का उपयोग करती हैं। लोगो पहचान, रंग भावना, टाइपोग्राफी, संकेत पैटर्न, ब्रांड पहचान, यूआईएक्स व्यवहार नियंत्रण, प्रोडक्ट इमेजरी, इच्छा निर्माण विजुअल्स, उपभोक्ता के निर्णय तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह तथ्यवादी नहीं, न्यूरल है। 9 शिक्षा में विजुअल्स की शक्ति। शिक्षा जगत ने लंबे समय तक लिखित सामग्री पर भरोसा किया, लेकिन विज्ञान कहता है यही कारण है कि इंजीनियरिंग मॉडल आधारित है। मेडिकल शिक्षा कैडावर से होती है। विज्ञान में डायग्राम्स आवश्यक हैं, इतिहास में मैप्स आवश्यक हैं। सिर्फ सुनाने से नहीं, दिखाने से सीख होता है। एक्स रूल 7 का जैविक निष्कर्ष, मनुष्य दृश्य जीव है। दृश्य सोचता है, दृश्य सीखता है, दृश्य याद रखता है, दृश्य निर्णय लेता है। शब्द दिमाग को समझाते हैं, दृश्य दिमाग को विश्वास दिलाते हैं। एक प्रस्तुति में चित्र प्रभाव बढ़ता है। 2 सीखने में डायग्राम, याददाश्त गहरी होती है। 3 रिपोर्ट में चार्ट्स तर्क मजबूत होता है। 4 कहानी में दृश्य भावना पैदा होती है। 5 संचार में जेस्चर्स, अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए विजुअल स्किल आज के युग की आवश्यकता है। डिजाइन, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, मैप्स, मॉडलिंग, 3D, इनमें दक्षता भविष्य की भाषा है। अगला रूल 8 अंतिम है और यह नींद पर आधारित है, जो मस्तिष्क के लिए ईंधन है। स्मृति नींद में कैसे मजबूत होती है, थकान निर्णयों को कैसे खराब करती है, क्यों नींद काटना मस्तिष्क को क्षति देता है। रूल 8 मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। यह लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से मिलकर बना है और इन न्यूरॉन्स के बीच 100 ट्रिलियन से अधिक कनेक्शन होते हैं। यह कनेक्शन आपकी सोच, याददाश्त, निर्णय क्षमता, सीखने की क्षमता, भावनाएं और व्यवहार तय करते हैं। वैज्ञानिक लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्तिष्क किन नियमों पर चलता है और इसे तेज, स्थिर और स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। 8 ब्रेन रूल्स इन वैज्ञानिक नियमों को सरल भाषा में समझाता है। इन्हें समझकर सीखने की गति, काम की दक्षता, याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। व्यायाम मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। वैज्ञानिक मूल सिद्धांत, व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी एक फ्यूल है। नियमित शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है, जिससे न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय और कुशल होते हैं। क्यों काम करता है? 1 रक्त प्रवाह में वृद्धि, व्यायाम के दौरान हृदय तेजी से धड़कता है और परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक अधिक रक्त पहुंचता है। यह रक्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर आता है, जिससे न्यूरॉन्स को ऊर्जा मिलती है। 2 BDNF का उत्पादन, व्यायाम BDNF नामक प्रोटीन बढ़ाता है, जिसे न्यूरोनल फर्टिलाइजर कहा जाता है। BDNF के प्रभाव, नए न्यूरॉन कनेक्शंस मजबूत होते हैं, सीखने की गति बढ़ती है, याददाश्त में सुधार होता है, न्यूरोनल मृत्यु की गति कम होती है। 3 डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज, ये न्यूरोट्रांसमीटर फायदे देते हैं। मूड में सुधार, निर्णय क्षमता बढ़ना, तनाव में कमी, मोटिवेशन में वृद्धि, मानव विकास, मानव इतिहास का 90% हिस्सा
शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली में बीता, जहां प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर चलना सामान्य था। हमारा मस्तिष्क इस सक्रिय जीवन शैली के लिए बना है, इसलिए आधुनिक बैठने वाली जीवन शैली से मस्तिष्क की क्षमता कम होती है। क्लिनिकल स्टडी निष्कर्ष: नियमित एरोबिक वॉकिंग से बुजुर्गों की याददाश्त तेज होती है। बच्चों में ADHD के लक्षण कम होते हैं। कॉलेज छात्रों की फोकस और पढ़ने की क्षमता में सुधार होता है। अल्जाइमर का जोखिम कम होता है। व्यावहारिक निष्कर्ष: प्रतिदिन 30 मिनट तेज वॉकिंग सीखने और कार्य दक्षता बढ़ाती है। बिना व्यायाम के दिमाग की ऊर्जा घटती है। बैठकर काम करने वालों के लिए रियोल 2 अनुकूलन दिमाग बदलने योग्य है। मुख्य संदेश: मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह लचीला है। अनुभव सीख वातावरण और चुनौतियां इसे लगातार बदलती रहती हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मस्तिष्क की 3 मुख्य विशेषताएं: परिवर्तनशीलता: मानव मस्तिष्क अनुभवों से नया बनता है। उदाहरण: एक वाद्य यंत्र सीखना, श्रवण और मोटर कॉर्टेक्स मजबूत। विशिष्टता: मस्तिष्क के अलग क्षेत्र अलग कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपनी भूमिका में बेहतर होता जाता है। 3 अनुकूलन: यदि किसी हिस्से को नुकसान हो जाए तो दूसरा हिस्सा कार्य संभाल सकता है। उदाहरण: अंधे लोग ऑक्सीपिटल लोब को स्पर्श आधारित सीखने में उपयोग करते हैं। स्ट्रोक मरीज दूसरे न्यूरल पैटर्न बनाकर चलना सीखते हैं। मानव मस्तिष्क सर्वाइवल मशीन: प्राकृतिक चयन ने एक ऐसा दिमाग बनाया जो वातावरण को समझे, खतरे पहचाने, निर्णय ले, भविष्य की योजना बनाए, सामाजिक नेटवर्क बनाए। सर्वाइवल में सहयोग और संचार सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए भाषा और समाज विकसित हुए। सीखने का प्राकृतिक मॉडल: हमारा दिमाग ठंडी थ्योरी से नहीं, बल्कि चुनौतियों और प्रयोगों से सीखता है। मानव बच्चा 10 साल की उम्र तक हजारों छोटे फैसले लेता है, वस्तुओं से प्रयोग करता है, समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढता है। यही प्रैक्टिकल सीख न्यूरल कनेक्शन मजबूत करती है। व्यावहारिक निष्कर्ष: सीखना उम्र से बंधा नहीं, मस्तिष्क जीवन भर बदल सकता है। लगातार नई चीजें सीखने वाले लोग बेहतर निर्णय लेते हैं। चुनौतियां मस्तिष्क को मजबूत करती हैं। आराम नहीं। रूल 3: नींद जानकारी को स्थायी बनाती है। मुख्य सिद्धांत: नींद सीखने, याददाश्त और भावनात्मक संतुलन के लिए अनिवार्य है। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को छांटता, पुनर्गठित करता और स्थायी यादों में बदलता है। नींद किन प्रक्रियाओं पर काम करती है? एक याददाश्त स्थिरीकरण: जब आप कुछ नया सीखते हैं तो वह तुरंत लंबे समय तक नहीं रहता। नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस यादों को कॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता है। कमजोर यादें छांटी जाती हैं, महत्वपूर्ण यादें मजबूत होती हैं, पैटर्न और संबंध निकाले जाते हैं। इसलिए परीक्षाओं से पहले पूरी रात जागना विपरीत असर देता है। 2 रचनात्मकता: नींद के समय मस्तिष्क छुपे हुए पैटर्न पहचानता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को अचानक समाधान याद आते हैं। कलाकारों के विचार नींद में आते हैं। प्रोग्रामरों की लॉजिक सुबह साफ होती है। नींद नया कनेक्शन देती है जो दिन में नजर नहीं आता। 3 भावनात्मक नियंत्रण: REM नींद के दौरान भावनात्मक यादों को प्रोसेस किया जाता है। एमिगडाला शांत होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। इसकी कमी से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, निर्णय क्षमता कम होती है, तनाव बढ़ता है, नियंत्रण कम होता है। नींद की संरचना चक्र 90 मिनट का होता है और रात में कई बार दोहराया जाता है। NREM कार्य: शरीर की मरम्मत, ऊतक पुनर्निर्माण, हार्मोन का उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत। REM कार्य: भावनाओं का प्रोसेस, याददाश्त स्थिरीकरण, रचनात्मकता, सपने, दोनों मिलकर मस्तिष्क कार्य क्षमता बनाए रखते हैं। नींद की कमी के प्रभाव: 1 कॉग्निटिव नुकसान: ध्यान क्षमता घटती है, निष्कर्ष निकालने की क्षमता कम, गलती की दर बढ़ती, प्रतिक्रिया समय धीमा। 2 स्मृति में कमी: नई चीजें सीखना मुश्किल, पुराने डेटा याद करना मुश्किल। 3 भावनात्मक नुकसान: मूड स्विंग, चिंता बढ़ना, तनाव बढ़ना। 4 शारीरिक नुकसान: इम्यून सिस्टम कमजोर, शुगर असंतुलन, वजन बढ़ना, कोर्टिसोल बढ़ना। ज्ञान आधारित निष्कर्ष: 7 से 8 घंटे की नींद वयस्कों के लिए अनिवार्य। नींद सीखने की गुणवत्ता तय करती है। जागी आंखों से पढ़ना। इनपुट नींद: इनपुट को स्थायी बनाना आपके जवाब का इंतजार है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो के देखने के लिए अभी कर लो।